कार्ड बनवाते हैं तो इसी आइरिस का कैमरे से स्कैन किया जाता है। जैसे आपकी उंगलियों की छाप किसी दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करती, उसी तरह आइरिस का पैटर्न भी किसी दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता है। ये हर व्यक्ति का अपना अलग पैटर्न वाला आइरिस रहता है। तो जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आइरिस अपने आप को सिकोड़ लेता है, लेंस का ज्यादा भाग दिखाई देने लगता है, और इसको आप पुतलियों का फैलना कहते हैं। और जब आप धूप में जाते हैं तो खाली है, जहां पर कोई भी सामान नहीं है। ये क्योंकि पीछे की ओर वाला कमरा है, हम इसको नाम देते हैं पोस्टेरियर चैम्बर या पश्च कक्ष। है ना, क्योंकि पीछे है इसलिए पश्च, और कमरा है इसलिए कक्ष, पश्च कक्ष। इंग्लिश में पोस्टेरियर चैम्बर। फिर इस खाली स्थान से और पीछे जाएंगे तो एक मोटा परत बना हुआ है। ये मोटा परत रेटिना कहलाता है, और रेटिना से जुड़ी हुई एक नाड़ी है जो इस नेत्र के पूंछ जैसा दिखाई दे रही है। इसको आप नेत्र नाड़ी या ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो ये नेत्र की संरचना है ना। सबसे पहले कॉर्निया, फिर पश्च अग्र कक्ष या इंटीरियर चैम्बर, फिर लेंस, लेंस को घेरे रखने के लिए, लटकाने के लिए सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी से चिपका हुआ आइरिस, लेंस के पीछे खाली स्थान को आप कहेंगे पोस्टेरियर चैम्बर, पश्च कक्ष। पश्च कक्ष के साथ जुड़ा हुआ रेटिना, और रेटिना से जुड़ा हुआ ऑप्टिक नर्व। चित्र में हमको इतना ही दिखाना है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं कि आंख कैसे किसी वस्तु को देखता है। तो देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है। बिना प्रकाश के आप किसी चीज को नहीं देख सकते। तो जैसे कोई वस्तु है, वो हमारे आंखों के सामने है, प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकराती हैं। वो वस्तु उन प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। ये परावर्तित किरणें आंख पर पड़ती हैं, आंख तक आती हैं, कॉर्निया को पार करती हैं और लेंस तक पहुंचती हैं। तो लेंस क्योंकि उत्तल आकार का है, ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। आपने छठवीं, सातवीं, आठवीं में स्कूल के प्रैक्टिकल हॉल में एक कांच का गोला देखा होगा, जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास या छत्तीसगढ़ी में दूरबीन भी कह देते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को जब आप धूप में ले जाते थे और धूप को किसी कागज पर केंद्रित करते थे, तो कागज जलने लगता था, है ना। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता था? प्रकाश की किरणों को कागज पर केंद्रित करता था, जिससे धूप बहुत इंटेंसिटी के साथ कागज पर पड़ती थी और वो जलने लगता था। तो उत्तल लेंस का काम है प्रकाश की किरणों को केंद्रित करना। तो हमारा लेंस भी उत्तल प्रकार का है, कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स लेंस प्रकाश की किरणों को रेटिना पर केंद्रित करता है। रेटिना प्रकाश संवेदी होती है। यह प्रकाश की किरणों को विद्युत में बदल देती है, बिजली में बदल देती है, और बिजली में बदली हुई ये तरंग नेत्र नाड़ी के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क
इस बिजली की तरंगों को फिर से चित्र के रूप में बदल लेता है और अपने याददाश्त में, अपने मेमोरी में इकट्ठा करके रख लेता है। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं। फिर से बताता हूं। प्रकाश की किरणें कॉर्निया से गुजर के लेंस पर पड़ती है। लेंस उत्तल आकार का है। ये उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को रेटिना पर केंद्रित करती है। रेटिना प्रकाश संवेदी है और ये प्रकाश की किरणों को बिजली में बदल देता है। और जो बिजली में बदली हुई तरंगें हैं वो नेत्र नाड़ी के माध्यम से मस्तिष्क तक जाती हैं। मस्तिष्क इस बिजली की तरंग को फिर से चित्र के रूप में बदल देता है और अपने मेमोरी में, स्मरण शक्ति, याददाश्त में भंडार करके रख लेता है। इस तरह हम चीजों को देख पाते हैं। तो इसमें क्या सिद्धांत काम कर रहा है? रेटिना द्वारा प्रकाश की किरणों को बिजली में बदलना, यह सिद्धांत है। और यह सिद्धांत सभी संवेदी अंगों में काम करता है। कान ध्वनि को बिजली की तरंगों में बदलता है और कान में जो नाड़ी है, कर्ण नाड़ी, वो मस्तिष्क तक इस बिजली की तरंगों को ले जाता है। मस्तिष्क बिजली की तरंगों को वापस ध्वनि में बदल लेता है और उसको सुन लेता है, अपने याददाश्त में जमा करके रख लेता है। जीभ स्वाद को बिजली की तरंगों में बदलता है और मस्तिष्क तक भेज देता है। नाक किसी भी प्रकार के गंध को बिजली की तरंगों में बदलता है और उसको मस्तिष्क तक भेज देता है। त्वचा किसी भी प्रकार के स्पर्श को बिजली की तरंगों में बदलता है और उसको मस्तिष्क तक भेज देता है। तो जिस अंग का जो काम है, उस काम को वो बिजली की तरंग में बदल के मस्तिष्क तक भेज कर पूरा करता है। इसको हम आगे और देखेंगे अभी। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं। अब मैं कहूं कि ये जो लेंस है वो किसी कारण ज्यादा गोल हो गया, तो कोई भी लेंस जब ज्यादा गोल हो जाता है तो उसका फोकस करने का शक्ति कम हो जाता है। वो पास में ही प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने लगता है। तो किसी कारणवश अगर नेत्र में स्थित लेंस ज्यादा गोलाकार हो गया तो इसके केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है और यह जो केंद्रित करने की क्षमता है वह रेटिना तक नहीं पहुंचती, उससे पहले ही केंद्रित हो जाती है, निकट में ही केंद्रित हो जाती है। और इसलिए इस टाइप के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इनका चित्र भी आपकी किताब में दिया है, मैं बताता हूं। पेज नंबर 98, पेज नंबर 98 में 5 चित्र दिए गए हैं। तो आप देखेंगे जो सामान्य दृष्टि है उसमें प्रकाश की किरणें रेटिना से थोड़ा पहले केंद्रित हो रही हैं और पिक्चर को रेटिना पर बना रही हैं। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा है? प्रकाश की किरणें लेंस के पास ही केंद्रित हो जा रही हैं, निकट में ही केंद्रित हो जा रही हैं और चित्र रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। तो इस स्थिति में व्यक्ति वस्तु को ठीक से नहीं देख पाएगा, या तो वो धुंधला देखेगा या बिल्कुल नहीं देख पाएगा। तो इसका इलाज हम कैसे करेंगे? इसके इलाज के लिए, इसके उपचार के लिए हमको ऐसा चश्मा पहनना पड़ेगा जो अवतल लेंस से बना हो। तो जब आप अवतल लेंस का चश्मा पहनते हैं तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को छितरा देता है, फैला देता है, और फैली हुई प्रकाश की किरणें अब लेंस पर पड़ती हैं। तो फैली हुई प्रकाश की किरणें जब लेंस पर पड़ती है तो अब ये फिर से अपना फोकस
रेटिना पर कर सकता है और उस व्यक्ति को चीजें फिर से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। ठीक इसका उल्टा भी एक दृष्टि दोष होता है, जिसमें ये लेंस चपटा हो जाता है, इसकी गोलाई कम हो जाती है, ये चपटा हो जाता है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो क्या होगा? प्रकाश की किरणें दूर में केंद्रित होंगी, रेटिना के पास केंद्रित होंगी, लेंस से दूर में केंद्रित होंगी, और जो वस्तु का चित्र है वो रेटिना के बहुत बाद में बनेगा, रेटिना पर नहीं बनेगा। तो इस स्थिति को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं, इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें भी व्यक्ति चित्र को या तो धुंधला देखेगा या बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। तो इसका उपाय हम क्या करेंगे? इसके उपचार के लिए हम ऐसा चश्मा बनाएंगे जिसमें उत्तल लेंस लगा हो, कॉन्वेक्स लेंस लगा हो, और कॉन्वेक्स लेंस वाला चश्मा प्रकाश की किरणों को लेंस पर केंद्रित करेगा। लेंस पर केंद्रित हुई किरणों को लेंस और ज्यादा केंद्रित करेगा, और अब इसका फोकस रेटिना पर पड़ने लगता है और वस्तु हमको ठीक से दिखाई देने लगती है। तो ये दो प्रकार के दृष्टि दोष हैं। पहला मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष। और दोनों के उपचार अलग अलग लेंस से होते हैं। पहले वाले में हम अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं और दूसरे वाले में उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं। तो परीक्षा में हर बार इसमें से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, या तो दूरदृष्टि दोष को पूछ लेगा, या निकट दृष्टि दोष को पूछ लेगा, या एक नंबर वाले में ऐसा पूछ लेगा कि भाई दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, या निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो परीक्षा में हर बार इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये हमने तीन चीजें पढ़ी। पहला, नेत्र की संरचना, दूसरा, नेत्र कैसे किसी चीज को देख पाता है, और तीसरा, नेत्र के दृष्टि दोष। अब हम आते हैं कान पर। कान पेज नंबर 99 से शुरू हो रहा है। कान में भी तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि कान का काम क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ईयर। तो आप क्या कहेंगे, नेत्र का काम क्या है? सुनना है, वो तो सभी जानते हैं। नेत्र का एक और काम है शरीर का बैलेंस बनाना, शरीर को संतुलन में रखना। जब आप दाएं या बाएं झुकते हैं या सामने या पीछे झुकते हैं, तो हमारा कान उस स्थिति को मस्तिष्क को बताता रहता है, हम कितने डिग्री झुके हुए हैं, और मस्तिष्क एनालाइज करते रहता है कि हम इतना न झुकें कि हम गिर जाएं। तो कान का एक और काम क्या है? संतुलन बनाना। वो कैसे होता है उसको मैं आगे बताता हूं। फिर दूसरा इसमें प्रश्न पूछा जाता है, कान को पढ़ाई की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से कितने भाग में बांटा जाता है। तो आप पेज नंबर 99 में देख सकते हैं, सबसे नीचे में इसको तीन भाग में बांटा गया है। बाह्य कर्ण, एक्सटर्नल ईयर, मध्य कर्ण, मिडिल ईयर, और आंतरिक कर्ण, इंटरनल ईयर, है ना। पढ़ने की दृष्टि से हमने कान को तीन भाग में बांट दिया है। इसको मैं आगे बताता हूं जब कान की संरचना हम पढ़ेंगे। फिर तीसरा प्रश्न इसमें पूछा जाता है, कान का नामांकित चित्र बनाइए, है ना, या कान की संरचना का चित्र बनाइए। तो पेज नंबर 101, पेज नंबर 101 में एक चित्र दिया है, ऊपर वाला चित्र, चित्र क्रमांक 45, कान की रचना।
इस चित्र को हमको बनाना रहता है। तो इस चित्र को इन्होंने बहुत सजा के बनाया है, हमको सजाने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ लाइन खींचना है। तो आप देख सकते हैं जो कान बाहर से दिखाई देता है उसके भीतर एक छेद है, एक छिद्र है। वो छिद्र कान के पर्दे तक स्थित है ना। वो छिद्र कहां पर समाप्त होता है? जहां पर कान का पर्दा है। और पर्दा कैसा लगा हुआ है? तिरछा है, ऑब्लिकली है। फिर इस कान के पर्दे से 3 हड्डियां जुड़ी होती हैं। इन 3 हड्डियों का नाम भी कई बार पूछा जाता है। तो पहला है मैलेओलस या घन, दूसरा है इंकस या निहाई, और चौथा है स्टेप्स या रकाब। ये 3 हड्डियां कान के पर्दे से पीछे शंखक तक के भाग को जोड़ती हैं। और सबसे पीछे, सबसे लास्ट में आप गोल गोल एक संरचना देख रहे हैं जो शंख की तरह गोलाकार है। तो क्योंकि ये शंख की तरह दिखता है, इसको हिंदी में शंखक कह देते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है लेबीरिंथ, है ना, लेबीरिंथ। और ये शंखक या लेबीरिंथ एक नाड़ी से जुड़ी हुई है, एक नर्व से जुड़ी हुई है। इस नर्व को, क्योंकि ये कान में पाया जाता है, हम कहेंगे कर्ण नाड़ी, या इंग्लिश में ऑडिटरी नर्व, सुनने वाली नाड़ी। ठीक है। बाहरी का कान जिसमें पर्दा भी स्थित है, फिर मध्य कर्ण, बीच वाला मिडिल ईयर जिसमें 3 हड्डियां हैं, फिर आंतरिक कर्ण जिसमें लेबिरिंथ है या शंखक है। पढ़ने की दृष्टि से हम इसको 3 भाग में हमने इसको बांटा। अब कान किस प्रकार से सुन पाता है उस पर हम चर्चा करते हैं। जब भी कोई आवाज उत्पन्न होती है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है वो हवा में ध्वनि की तरंगे बनाती है ना। हवा में ध्वनि की तरंगे बनेंगी। ये ध्वनि की तरंगे कान के पर्दे से टकराती हैं। तो जैसे ही ध्वनि की तरंग कान के पर्दे से टकराएंगी, कान के पर्दे में कंपन होने लगता है ना। जैसे आप तबला बजाते हैं तो तबले में जो चमड़े का कवर है वो कंपन करता है, या नगाड़ा बजाते हैं तो नगाड़े के ऊपर जो चमड़े का कवर है उसमें कंपन होता है। तो ठीक इसी प्रकार इस कान के पर्दे में भी ध्वनि से टकराते ही कंपन होना शुरू हो जाता है। ये कंपन हड्डियों तक पहुंचता है, हड्डियों में भी कंपन होता है, और ये हड्डियां इस कंपन को लेबिरिंथ में पहुंचा देती हैं, शंखक में पहुंचा देती हैं। शंखक इन ध्वनि तरंगों को विद्युत में या बिजली में बदल देता है, और इससे जुड़ी नाड़ी, कर्ण नाड़ी या ऑडिटरी नर्व, इस बिजली की तरंगों को मस्तिष्क तक पहुंचा देती है। मस्तिष्क बिजली की तरंगों को विश्लेषित करता है, उसको कोड को तोड़ता है, और उसको ध्वनि के रूप में सुन करके अपने स्मरण वाले भंडार में, मेमोरी में जमा करके रख लेता है। इसको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो जो मेरे हाथ में माइक है, ये माइक मेरे से निकले आवाजों को बिजली में बदल दे रहा है, और ये बिजली में बनी तरंगें इस वायर के द्वारा मेरे फोन में पहुंच रही हैं। फिर ये फोन इन बिजली की तरंगों को आपके फोन तक पहुंचा रहा है। आपके फोन का स्पीकर इन बिजली की तरंगों को वापस ध्वनि में बदल देता है,
और आप इस ध्वनि को सुन पा रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमारा कान ध्वनि को